क्यों राघव चड्ढा की ये जो स्टेप इन्होंने लिया वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। 1967 में हरियाणा में गयल लाल अपनी पार्टी को 24 घंटे के अंदर 3 बार चेंज करते हैं। इस टाइम पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है विप यूज करके। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको श्री राघव चड्ढा जी को थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज इनकी वजह से आप एंटी डिफेक्शन लॉ को डिटेल में समझेंगे, शेड्यूल 10 को डिटेल में समझेंगे और लूपहोल्स क्या हैं इस एंटी डिफेक्शन लॉ जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप देखने को मिल रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से इस टूल को यूज करती रह रही है। डिटेल में समझते हैं क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्यों राघव चड्ढा की ये जो स्टेप इन्होंने लिया वो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। और सवाल ये आता है कि क्या एक लेजिस्लेटिव मेंबर पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर हो सकता है? क्या कोई लेजिस्लेटिव मेंबर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टी जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है क्या उससे बड़ा हो सकता है? तो सवाल बहुत कुछ है और जवाब बहुत कम लोगों को पता है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे शेड्यूल 10 विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ एंड द एंटायर स्टोरी ऑफ राघव चड्ढा। वी ऑल नो कि लोक राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के टोटल 10 मेंबर्स थे, जिसमें से 7 मेंबर्स जो कि अब बीजेपी में मर्ज होने जा रहे हैं। और वो 7 मेंबर की लिस्ट है, ये आपके सामने स्क्रीन पे। ये 7 कैंडिडेट हैं, हरभजन सिंह से लेकर स्वाति मालीवाल एंड देन राघव चड्ढा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट नाउ प्रॉब्लम क्या है कि भारत के संविधान का 10th शेड्यूल इस सब के बारे में वास्तविक में कहता क्या है। व्हाट इज 10th शेड्यूल एक्चुअली? सो बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि 10th शेड्यूल दल बदल केवल निष्ठा का अभाव नहीं है, यह धीरे धीरे उभरता एक संवैधानिक संकट है। होता क्या है ये डिफेक्शन? देखिए, जब भी कोई एमपी इलेक्ट करता है या एमएलए इलेक्ट करता है, चुनाव जीतता है, तो फिर वो अगर अपनी पार्टी, जिस पार्टी से, मान लीजिए ये आप आदमी पार्टी थे, वहां पे उन्होंने चुनाव जीता, आम आदमी पार्टी का वोट लिया, जनता का विश्वास लिया, और उसके बाद जब वो इलेक्शन जीत गए, एमएलए एमपी बन गए, उसके कुछ टाइम बाद वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। विच मीन्स कि जिन लोगों ने उनको वोट किया था उनका भरोसा शायद तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो वो दूसरी विचारधारा की है, वो दूसरी आइडियोलॉजी की है, वो दूसरा काम कर रही है। लोगों ने उसके वजह से आपको वोट नहीं किया है। ऑलराइट, तो इस तरीके की चीजें। तो वोटर कास्ट देयर वोट फॉर बोथ कैंडिडेट एंड द पार्टी। तो इनको अगर वोट दिया होगा किसी ने तो वो वोट मतलब इनको देखकर, क्योंकि वो पार्टी के साथ एसोसिएट भी थे, और इनको भी आम आदमी पार्टी को देख के। और जो डिफेक्शन है वो कहीं ना कहीं एमपी या एमएलए धोखा देता है। अगर ऐसा कोई काम करता है, अपने पार्टी से हटकर दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं एक धोखे का काम कहा जाता है। बिट्रेज द इलेक्टोरल मैंडेट ऑफ द वोटर। ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल सिन कहता है, संवैधानिक पाप कहता है सुप्रीम कोर्ट भी इस सारी सिचुएशन को। बैकग्राउंड क्या है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 10 में जिक्र किया गया इसका, और 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से इसको लागू किया गया था। यह अप्लाई होता है दोनों हाउस ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। हर जगह ये अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नाउ अब बेसिक इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, राजनीतिक घोटालों से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक की ये 10th शेड्यूल की क्या कहानी है। दोस्तों, 1967 में ये आपने सुना होगा आया राम गया राम एपिसोड। इसके ऊपर हरियाणा पीसीएस में पॉलिटी से क्वेश्चन भी आया था कि हरियाणा में कितनी बार इमरजेंसी लगी है और पहली बार कब लगी थी। तो ये पहली बार तभी लगी थी जब यहां पर एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी सिचुएशन आई थी। तो एपिसोड इन हरियाणा एक्सपोज द डिफेक्शन मिनेंस। अब 1967 में हुआ क्या था, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि द आया राम गया राम लेजेंड एंड इंडियाज डिफेक्शन क्राइसिस इन 1967। जब नेहरू जी गुजर गए थे, हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में थे। इंडो चाइना वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। उस सिचुएशन में हमारी खुद की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना स्वार्थ देख रही थी।
ठीक है, हमारा कहां पर बढ़िया चल सकता है भाई। 1967 में हरियाणा में गयल लाल अपनी पार्टी को 24 घंटे के अंदर 3 बार चेंज करते हैं। पहले वो जाते हैं कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में, फिर जाते हैं कांग्रेस में, फिर जाते हैं यूनाइटेड फ्रंट में। 24 घंटे में मतलब 3 बार पार्टी चेंज करते हैं। और यहीं से टर्म निकल कर आ गया था आया राम और गया राम, विच मीन्स डिफेक्टिव लॉ तो बना 1985 में, लेकिन उससे पहले कम से कम 10-15 साल पहले ही ये मतलब टर्म दे दिया गया था कि भाई लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं यार। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उस टाइम पे, यानी कि जब लॉ क्रिएट नहीं हुआ था तो। विच मीन्स कि 1967 से लेकर 1985 तक फ्लोर क्रॉसिंग रैम्पेंट इन इंडियन लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट्स डिस्टेबलाइज हो रही थी, लोग इसमें से कूद के उसमें चले जा रहे थे, इस पार्टी से कूद के उस पार्टी में चले जा रहे थे, जो पार्टी सत्ता में थी उसके साथ लोग चिपक जा रहे थे। इसकी वजह से कुछ राज्य सरकारें डिस्टेबलाइज हो रही थी, फिर केंद्र सरकार भी डिस्टेबलाइज हो रही थी। फिर 1971 में वाई.बी. चवन साहब की कमेटी के अंदर एक मतलब सेटअप किया गया कि तुम भाई एग्जामिन करो कि डिफेक्शन का इशू क्या है। ठीक, अब ये इशू को जब एग्जामिन किया गया तो इनके रिकमेंडेशंस को जब लाया गया तो वो रिकमेंडेशंस 1985 में एक्सेप्ट की गई। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया हमारे भारत के संविधान में। ऑलराइट, फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और ये 2 बड़े बदलाव इसमें किए गए थे। हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है बड़े बदलाव। फिर फाइनली बीच में और भी ज्यादा डिफेक्शन होते थे और भी पार्टीज में लोग ज्वाइन करते थे। फाइनली 2025 में जब 7 आम आदमी पार्टी के एमएलए एमपी ज्वाइन करते हैं बीजेपी को, तो ये मामला बड़ा हो जाता है और फिर नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ देखने लगता है। डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आखिर राघव चड्ढा ने कौन से प्रोविजन को यूज किया है यहां पर जो गलत भी है और सही भी है, डिटेल में देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2027 अगर आपका मतलब टारगेट है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है। 1-to-1 मेंटोरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर जर्नी। अगर आपने कभी रैंकर्स का पॉडकास्ट सुना होगा, कभी उनको ध्यान से समझा होगा, वो लोग गाइडेंस की बात करते हैं, मेंटोरशिप की बात करते हैं, और वो मेंटोरशिप मार्गदर्शन आईएएस आपको देगा। ये 2027 के लिए मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एविडेंस के बेस पे चलता है, विच मीन्स कि हम लोग मेंटोरशिप के साथ साथ मेंस का मॉड्यूल भी रेडी करते हैं, प्री का मॉड्यूल भी रेडी करते हैं। मेंस रेडी करवाएंगे, यानी कि आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ टेस्ट सीरीज विद पीवाईक्यू बेस्ड लेक्चर्स होंगे। सिलेबस को हम लोग डिकोड करेंगे, पीवाईक्यू से मैप करेंगे, टॉपर्स की कॉपीज को समझेंगे एंड देन इवेंचुअली आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके आपको एक बढ़िया फीडबैक देंगे। विच मीन्स ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है। ये ब्रोशर अवेलेबल है, आपको ये ब्रोशर डिटेल में आराम से मिल जाएगा जब आप जाएंगे हमारे प्रोग्राम में, वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा वेबसाइट का लिंक है, आप जाइए वहां पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। नीचे टिकर में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप जा सकते हैं। गूगल फॉर्म नीचे है फॉर 1-to-1 मेंटरशिप। डेफिनेटली यू शुड गो, और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेंबर वांट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, यू कैन रेकमेंड मार्गदर्शन आईएएस का 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। ऑलराइट, नाउ चलिए, सो नेक्स्ट प्रोविजन हमारा क्या आता है, ये की प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। देखिए, देयर आर मेनी प्रोविजंस जिससे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। नंबर 1, एक एमपी या एमएलए डिस्क्वालीफाई कब हो सकता है? ग्राउंड 1, वो तब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं जब वो खुद वॉलंटरी रिजाइन करें अपनी पार्टी से। ठीक है, कि मैं जी अपनी पार्टी से फॉर्मल रेजिग्नेशन देता हूं, अब मेरे को नहीं चाहिए, तो ये रेजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, इस वजह से ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, नॉट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव सीट, ट्रिगर्स द लॉ, दे फेस द डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहा जा सकते हैं बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा क्या है? ग्राउंड गोइंग अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन। ठीक है, ये विप का काम आता है यहां पे, अभी हम लोग समझेंगे। पार्टी के डायरेक्शन से मतलब कहीं पे मीटिंग हो रही है, आप नहीं जा रहे हैं, अपनी ही पार्टी के खिलाफ आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, है ना, मतलब पार्टी की कोई भी काम आप पसंद नहीं आ रहा आपको, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं कहीं सभा में, मतलब समझ रहे हो आप, तो मोरली एथिकली यू आर नॉट इन्वॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी जिसके से आप भाई उसको पोजीशन मिली है, जहां से आपने चुनाव लड़के जीता हुआ है। ठीक है, सो ये होता है हमारा गोइंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टी। तो इस टाइम पर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है विप यूज करके।
ठीक है, विप क्या होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है, ग्राउंड 3, इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइनिंग अ पार्टी, विच मीन्स कि इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, निर्दलीय जिसको कहा जाता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, वो अगर फ्यूचर में जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उस टाइम पर भी यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन बताया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड इज डिस्क्वालिफाइड एज देयर मैंडेट वाज गिवन एज इंडिपेंडेंट, ज्वाइनिंग पार्टी बिट्रेज देयर मैंडेट। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स, यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है 2022 में। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज 6 month विंडो टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी टेकिंग आफ्टर देयर सीट। जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे हमारे हरभजन सिंह जी हैं, उनके पास 6 महीने का टाइम है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं डिफेक्शन लॉ के तहत। ठीक है, सो यहां पर ऑल टुगेदर विप सिस्टम को हम लोग समझेंगे, और इस विप सिस्टम को हम लोग जो अभी राहुल गांधी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिक्र किया जा रहा था विथ रेफरेंस टू वुमेन रिजर्वेशन बिल, डीलिमिटेशन बिल, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो विप को हम लोग समझेंगे यहां पे। विप क्या होता है, विप वो होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने एमपी और एमएलए को मतलब एक तरीके से प्रेशर देती हैं, फोर्स करती हैं कि आपको वही बोलना है, वही करना है जो हम कहलाना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम कहेंगे आप उन्हीं को वोट देना है। एक तरीके से पार्टी का एक कमांड होता है विप। ठीक है, फिर अगर आपने पार्टी के कमांड को फॉलो नहीं किया तो फिर आप डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी 10th शेड्यूल, कि भाई आपने जो पार्टी का कमांड था, जो पार्टी ने बोला, आपने उसको लागू नहीं किया, तो आप डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका लीगल स्टेटस क्या है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, कन्वेंशनल बेस्ड प्रैक्टिस है ये। संविधान में इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ये एक बस चला आ रहा अंग्रेजों के टाइम से विप सिस्टम। ठीक है, नाउ विप 3 तरीके के होते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, विप 3 तरीके के होते हैं, 1 line विप, 2 line विप एंड द 3 line विप। 1 line विप में क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेटिव नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी में इंफॉर्मेटिव इन नेचर मतलब कि ये सारे मेंबर्स को नोटिफाई किया जाता है कि हमारा अपकमिंग सेशन आने वाला है, हमारा अपकमिंग ये इशू है, आपको आना है तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए, मतलब इन्फॉर्म किया जा रहा है आपको उस टाइम पे। ठीक है, नो कंपल्शन टू वोट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई कंपल्सन नहीं, बस आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, नो डिस्क्वालिफिकेशन और वायलेशन। अगर आपने इसका पालन किया, सेशन में बैठे, नहीं बैठे, तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, विप 2 line क्या होता है कि मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सेशन और वोट। ठीक है, आपको प्रेजेंट होना है, आप वोट करें या ना करें वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर एब्सेंट हो गए तो फिर आपको डिस्क्वालिफिकेशन फेस करनी पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द पार्टीज कंप्लेंट। ठीक है, आप आइए वहां पर, आप वोट करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रेजेंट रहना है वहां पर। ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्रिप्शन वो करना है। नाउ थर्ड क्या है हमारा, थर्ड आता है हमारा 3 line विप। और जो हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल था या फिर डीलिमिटेशन बिल था, जहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी मिल गई थी, कांग्रेस ने क्या किया था, राहुल गांधी जी ने वो जो दिन था जिस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस करना था डीलिमिटेशन को, उससे 1-2 दिन पहले पूरी मीटिंग होती है और 3 line विप, जितने भी कांग्रेस पार्टी है और उनके एसोसिएशन है, सबको, सारे मेंबर्स को 3 line विप की ये धमकी दे दी जाती है। आप देख रहे हैं ना 3 line विप में क्या होगा, ये सबसे ज्यादा बाइंडिंग इन नेचर होता है, यानी कि अगर आपको बोल दिया गया है कि नहीं वोट नहीं करना है, इस पर वोट नहीं देना है, तो आपको नहीं देना है। अगर आप बोल दिया गया कि आपको ना कहना है, तो आपको वहां पर सदन में जब वोटिंग काउंट होगी कि भाई हम डिलिमिटेशन बिल लागू करें या ना करें, तो आपको ना बोलना है। अगर आपने हां बोल दिया तो फिर आप विप 3 के खिलाफ हो जाएंगे और आपको डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ेगा अंडर 10th शेड्यूल, वायलेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग दी पार्टी हाई कमांड ऑर्डर। ये विप तब यूज होता है जब बड़े बड़े बिल लाए जाते हैं, जैसे बजट का, कॉन्फिडेंस मोशन और बड़े बड़े बिल जो कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जैसे चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा ये हुआ था।
अब यूपीएससी के लिए ट्रैप क्या है? यूपीएससी आपसे बोलेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करता है हर टाइप के विप पे, तो ऐसा नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन विप पे। ये आएगा क्वेश्चन। ओके, हु डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन देन? नाउ अगर लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट लेजिस्लेटिव में हो रहा है तो स्पीकर ऑफ ये, काउंसिल में हो रहा है तो चेयरमैन ऑफ काउंसिल। ठीक है, अध्यक्ष न्यायाधीश की भूमिका में होता है, लेकिन वह एक दल का सदस्य भी होता है, यही समस्या है। तो ये लोग ऑलरेडी बीजेपी के सदस्य हैं। अगर ये किसी और पार्टी के सदस्य होते तो ये मर्जर हो ही नहीं पाता, लेकिन ये सदस्य किसके हैं? बीजेपी के हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी इनकी बनती है कि भाई हम इनको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं डिलीशन ऑफ स्प्लिट प्रोविजन, यानी कि 2003 में अटल बिहारी जी ने 2 चीजें इंप्लीमेंट की थी। नंबर 1 स्प्लिट वाली, जो कि हमने डिस्कस किया है, 1/3 पहले हुआ करता था, अब 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी लेजिस्लेटर शुड मर्ज फ्रॉम द अनदर पार्टी। दूसरा क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कैप लगाना, 15% ऑफ द टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ, ये कैप लगा दी गई थी। ठीक है, सिर्फ 15% ऑफ टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ ही कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। स्टेट के लिए भी 15% है, और वहां पर एक और कैप लगा गया कि मिनिमम 12 मिनिस्टर्स तो होने ही चाहिए आपके अपने कैबिनेट में। ठीक है, ये था। ऐसे कई सारे केसेस आए। सबसे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस था कि होतो होलोहॉन वर्सेस जाचिलू एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ कि सब कुछ ठीक था, चलो भाई, मतलब ये लोग अपना स्प्लिट होके 2/3 मेंबर उसमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी में भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम यहां पे आ रही थी कि हो तो इन लोगों ने क्या किया कि क्या स्पीकर के पास सर्वश्रेष्ठ पावर है? क्या स्पीकर इन सारी सिचुएशन में उनको, अगर कोई भी मेंबर अपने पॉलिटिकल पार्टी से स्प्लिट होके, भले उसके पास मेजॉरिटी है कि वो ज्वाइन कर रहा है, तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जिस पार्टी से वो आ रहे हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनका तो मन नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? ओरिजिनल पार्टी, यानी कि जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है वो मर्ज होनी चाहिए या वो स्प्लिट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इस केस में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था लैंडमार्क, कि जो स्पीकर हैं उनका 3 महीने के अंदर एक तो उनको डिसीजन ले लेना है। 3 महीने के अंदर आपको ये फाइनल डिसीजन लेना है कि इस बंदे के साथ या इन मेंबर्स के साथ क्या होने वाला है, मर्जर होगा नहीं होगा। और आपका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग नहीं होगा। फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी बाइंडिंग, बट अगर कोई केस करता है, जैसे मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को उठा दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू राघव चड्ढा जी पर करेगी और शायद फॉर्चुनेटली उनको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। सो अगर हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में करें तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं कि डज एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई? पोटेंशियली यस। वॉलंटरी स्विचिंग ऑफ पार्टीज? यस, इट कैन अप्लाई। इज देयर एन एक्सेप्शन? यस, मर्जर प्रोविजन एक्सेप्शन वाला है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फॉर द मर्जर? 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी इन दैट हाउस होने चाहिए। ठीक, उसके बाद डिड दे क्रॉस इट? यस, दे क्रॉस इट। Will they be disqualified? Unlikely. They appear to be meet the merger threshold. और वैसे भी स्पीकर ने तो एक्सेप्ट कर ही लिया है। Who decides it? Chairman of राज्यसभा and Vice President. Can court intervene only after the chairman gives a decision? तो जैसे चेयरमैन डिसीजन दे देंगे कि भाई ये लोग अब मर्ज हो चुके हैं, उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी तो वो क्वेश्चन रेज कर सकती है। यूपीएससी ने इस पे ऑलरेडी काफी क्वेश्चन पूछ रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये 2022 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? लॉ स्पेसिफाइड दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। तो विद इन 6 मंथ वो कर सकता है, आफ्टर 6 मंथ वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो ये इनकरेक्ट है। ऑलराइट, फिर ये कह रहा है कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। ठीक है, जनरली लॉ प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आपको 3 महीने में मतलब रफा दफा करिए, क्योंकि साल भर लगा देते हैं लोग ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो आइडियली लॉ में नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं, देयर आर अदर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2013 में 14 में।
क्या क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप बताइए कौन सा प्रोविजन कंटेन करता है एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संविधान का? 10th शेड्यूल में, राइट? समझ में आया? दिस इज इट। सो दिस इज हाउ द लूप होल्स आर देयर इन आवर सिस्टम, जिसकी वजह से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको आज भी यूज करती हैं और फायदा उठाती हैं। ऑलराइट, सो अगर समझ में आया है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, एंड देन I will meet you in the next session. Till then, thank you so much. Signing off.